हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अगला सैम स्कूल पर। और बेटा आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18। ठीक है, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अगला सैम स्कूल के YouTube चैनल पर। और आज हम आपके सामने आए हैं चैप्टर 18 क्लास 8 साइंस। चैप्टर का नाम है बेटा पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ आप ये पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन बेटा आज के टाइम में कंप्लीट वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इशू है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। आप भी इन सभी चीज़ों को समझते होंगे कि जो भी व्हीकल्स रन होते हैं, जो भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, जो भी थर्मल पावर प्लांट से स्मोक वगैरह निकलता है, वो सब एयर को पोल्यूट कर रहा है। हमारी काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटी से हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इन सभी बातों के बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन। चैप्टर पढ़ने से पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक ये होना चाहिए, हमें ये समझ आना चाहिए कि पॉल्यूशन होता क्या है। तो पॉल्यूशन समझने के लिए बेटा पहले हमें समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, ये जो आपके सराउंडिंग में आप जो भी लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग चीज़ें देखते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, सॉयल है, दीज ऑल आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑन दिस अर्थ। और जो भी आप अपने चारों ओर एनिमल वेराइटीज देखते हैं, प्लांट वेराइटीज देखते हैं, माइक्रोबियल वेराइटीज देखते हैं, दीज ऑल आर द बायोटिक फॉर्म ऑन दिस अर्थ। क्लियर? तो बेटा एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम इज एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप सभी को ये पता है कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें उनको CO2 और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये चीज़ें प्लांट्स को नहीं मिलेगी तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो प्लांट से दूसरे एनिमल्स तक या जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उन तक ट्रेवल नहीं हो पाएगी, ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इट मीन्स हमने ये देखा कि प्लांट्स खुद जो प्रोड्यूसर हैं वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड है। ठीक है, जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग को लाइफलाइन ऑक्सीजन मिलती है एटमॉस्फेयर से। मतलब आप भी अल्टीमेटली, हम भी अल्टीमेटली, पूरी जो दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? मतलब हमें ये समझ आया कि लिविंग बीइंग का विदाउट लिविंग बीइंग सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब हमें समझ आ गया कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे सराउंडिंग में हैं उनका क्लीन और प्योर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा जो नॉन लिविंग पार्ट है एटमॉस्फेयर का वो अगर पॉल्यूट होता जाएगा, गंदा होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा सर्वाइवल भी उससे अफेक्ट होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने ये देखा कि हम जिस एटमॉस्फेयर में ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। अगर हमारी ऑक्सीजन किसी भी लेवल पे घटती है या किसी भी लेवल पे वो पॉल्यूट होती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो सर्वाइवल है वो अफेक्ट होगा, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से उनका सर्वाइवल अफेक्ट होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है। तो अल्टीमेटली आपको समझ आ गया होगा कि जो नेचुरल स्टेट है किसी भी चीज़ की, अर्थ पर जो लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस का इंट्रैक्शन है, उसमें जो भी नेचुरल थिंग्स हमारे पास हैं, लाइक देन एयर, लाइक देन वाटर, लाइक देन सॉयल, दीज ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर है, वाटर है, सॉयल है, ये सब आपके लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर आप इनमें किसी भी तरीके का अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जिनसे इनकी नेचुरल स्टेट खराब होती है तो वो अल्टीमेटली कहलाता है पॉल्यूशन। क्लियर है? एयर को अगर आपने नेचुरल स्टेट किसी भी तरीके से उसका ख़राब किया, वाटर का नेचुरल स्टेट अगर आपने किसी भी तरीके से ख़राब किया, सॉयल का नेचुरल स्टेट अगर आपने वीडिसाइड्स का एक्सेस यूज़ कर लिया, फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज़ कर लिया, तो कहीं ना कहीं सॉयल का नेचुरल स्टेट आप ख़राब कर रहे हैं। एयर में अगर आपने काफ़ी ज़्यादा स्मोक ऐड कर दिया, वाटर में अगर आपने काफ़ी ज़्यादा डर्टी वाटर ऐड कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप एयर, वाटर और सॉयल का जो नेचुरल स्टेट है, प्योर स्टेट है, वो कहीं ना कहीं आप अफेक्ट कर रहे हैं। एंड द अफेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ नेचुरल स्टेट ऑफ एनी नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑफ द नेचर और एनी नेचुरल रिसोर्स आर अल्टीमेटली नोन एज पॉल्यूशन। नेचर के किसी भी पार्ट को अगर आप किसी भी तरीके से पॉल्यूट करते हैं या उसके नेचुरल स्टेट के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो वो अल्टीमेटली कहलाता है पॉल्यूशन। एक बात क्लियर है?
उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, आपको ये भी समझ आना चाहिए। तो जिन सब्सटेंसेज की वजह से कोई चीज़ पॉल्यूट हो रही है वो सब्सटेंसेज कहलाएंगे आपके पॉल्यूटेंट। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने वाटर में कोई भी अनडिजायरेबल, आपने डर्टी वाटर प्योर वाटर में ऐड कर दिया, तो जो डर्टी वाटर आपने ऐड किया वो डर्टी वाटर एक तरीके का आपका हो गया पॉल्यूटेंट। ठीक है, एयर में अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर दी या एक्सेस CO2 रिलीज कर दी, किसी भी तरीके का आपने स्मोक वहाँ रिलीज किया, तो वो एक तरीके से वहाँ पर आपका पॉल्यूटेंट का रोल प्ले करेगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद बेटा हम शुरू करते हैं सबसे पहले एयर। तो देखिए बेटा, पॉल्यूशन के काफ़ी सारे टाइप्स हैं। एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, काफ़ी सारे टाइप्स हैं पॉल्यूशन के। यहाँ हम आपके क्लास 8 में इस चैप्टर में हम आपको एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की, आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन पे बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज एयर, एक्चुअली एयर है क्या। तो बेटा, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। नोट डाउन कर लें आप इस बात को, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर कुछ नहीं है, एयर एक्चुअली गैसेज का मिक्सचर है। आपको लोअर क्लासेज में भी पढ़ाया जाता होगा कि जो एयर है उसमें काफ़ी सारी गैसेज मिक्स हैं। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर N2 नाइट्रोजन का होता है 78%, उससे कम फिर वहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होता है 21%, उसके बाद फिर आपके पास CO2 होता है 0.03%। इसके अलावा काफ़ी सारी गैसेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एयर एक्चुअली क्या है, व्हाट इज एयर? आंसर इज एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज। क्लियर? ओके। अब ये जो गैसेज का कॉन्सेंट्रेशन है एयर में, अगर आप इसमें डस्ट पार्टिकल ऐड करते हैं या अगर आप इसमें स्मोक ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंट्रेशन है एयर का वो अफेक्ट हो रहा है, उसमें अनडिजायरेबल थिंग्स मिक्स हो रही हैं, और यही चीज़ अल्टीमेटली कहलाती है आपका एयर पॉल्यूशन। इफ यू आर डिस्टर्बिंग एट एनी स्टेट द नेचुरल स्टेट ऑफ एयर, ठीक है, जो एयर में जो गैसेज का कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आप उस कॉन्सेंट्रेशन को कहीं भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर आप उसमें आप अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड अप कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली हो रहा है आपका एयर पोल्यूशन। ओके, यस बेटा। तो लेड जो है वो एक स्पेशल एलिमेंट है जिसको कि हम पेट्रोल में मिक्स करते हैं, बट उससे आपके पेट्रोल की जो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये वहाँ पे डिसाइड किया है कि जो व्हीकल्स वहाँ सराउंडिंग में रन करेंगे वो अनलीडेड पेट्रोल पर रन करेंगे। क्लियर? ठीक है, ये सारी बात आप समझ गए कि एसिड रेन किस तरीके से फॉर्म होती है। जो भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड के साथ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड है, ये जब रेन की वाटर के साथ कंबाइन करेगी तो ये एसिड रेन बन जाएगी। ठीक है, और ये जो एसिड रेन है ये आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के डिग्रेडेशन के लिए, सॉइल के पॉल्यूशन के लिए या सॉइल की फर्टिलिटी पावर को रिड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। देखिए आप, एक है हमारे पास यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे आपका काफ़ी नॉलेज भी अपडेट होगा। और आप समझिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है बेटा कि जो, पहले आप एक एग्जांपल लीजिए कि जिस तरीके से मान लीजिए कि आपके पास एक कार है, आपने उस कार को डे टाइम में आपने उस कार को कहीं भी धूप में खड़ा कर दिया। मान लीजिए कि आपने 2 आवर्स तक उस गाड़ी को उस जगह पर खड़ा रखा जिसके कि जितने भी विंड शील्ड्स हैं वो सारे बंद हैं, जितने भी उसकी विंडोज हैं वो सारी क्लोज हैं। आफ्टर 2 आवर्स अगर आप उस कार का गेट ओपन करेंगे तो व्हाट यू फील, कैसा फील होगा आपको? आपको ये लगेगा कि वो गाड़ी अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वो हॉट हो चुकी है। इससे आपको ये समझ आया होगा कि जो हीट गाड़ी ने ट्रैप की वो हीट गाड़ी ने रिलीज नहीं करी। मतलब जो भी मटेरियल गाड़ी के अंदर था, प्लास्टिक, ग्लास, लेदर, व्हाटएवर, उन सभी ने हीट को सिर्फ ट्रैप किया, उन्होंने हीट को रिफ्लेक्ट नहीं किया। दैट्स वाई वो जो व्हीकल था आपका वो अंदर से पूरी तरीके से गर्म हो गया। उसी तरीके से बेटा जो अपना अर्थ है वो एक एटमॉस्फेयर से चारों ओर से कवर है।
आप सभी को पता है कि हमारे चारों तरफ एक ब्लैंकेट है, उस ब्लैंकेट को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो सेम तरीके से जो सनलाइट स्पेस से आएगी वो सनलाइट इस एटमॉस्फेयर पे गिरेगी। बट इस एटमॉस्फेयर में गाड़ी के कंपैरिजन में एक अच्छा कैरेक्टर ये है कि ये एटमॉस्फेयर सिर्फ सूटेबल या डिजर्विंग या ऑप्टिमम लाइट को ही ट्रैप करता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइट होती है उसको ये एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है। समझने की कोशिश करिए, जो सनलाइट एटमॉस्फेयर पे आएगी उस सनलाइट को एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के लिए जितने रिक्वायर्ड लाइट है उसको ट्रैप करेगा और बाकी लाइट को वो वहीं से रिफ्लेक्ट कर देगा। ये एक पॉसिबल रीजन भी है अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए। जब आप ये पढ़ते हैं कि वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ नॉट ऑन द अदर प्लैनेट्स, तो इसमें यह भी एक बड़ा रीजन है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ जो प्लैनेट है इस पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और ये एटमॉस्फेयर सन की लाइट को हमारे तक सूटेबल अमाउंट में ही रीच करने देता है, बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। अगर पूरी लाइट अर्थ पर आ जाए तो क्या होगा, उससे अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और अर्थ पर रहने वाले जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेस हॉट की वजह से मर जाएंगे। आप ये कहें कि सर मान लीजिए बिल्कुल ही लाइट नहीं आई, देन उसके बाद क्या होगा? तो ये भी आप समझिए कि अगर बिल्कुल ही लाइट नहीं आएगी तो अर्थ गर्म नहीं हो पाएगी और यहाँ पर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से मर जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अर्थ जो है उसके पास एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से ये प्रॉपर्टी है कि अर्थ अपने लिए जो रिक्वायर्ड लाइट है उतनी को ही ट्रैप कर पाती है, बाकी लाइट को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये फेनोमेना एक्चुअली कहलाता है ग्रीन हाउस। ठीक है, आपने पॉली हाउसेज देखे होंगे, आपने ग्रीन हाउसेज देखे होंगे। विंटर सीजन में जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उन क्रॉप प्लांट्स को एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए फार्मर्स एक पॉली हाउस प्रिपेयर करते हैं, जिस पॉली हाउस में बाहर पॉलीथीन होती है और अंदर उसके क्रॉप होती है। उससे प्रॉफिट ये होता है कि डे टाइम में जब लाइट आती है तो वो पॉली हाउस उस लाइट को कैप्चर कर लेता है, लाइक देन ए व्हीकल, जैसा हमने आपको व्हीकल का एग्जाम्पल दिया। वो जो पॉली हाउस है वो पॉली हाउस उस लाइट को ट्रैप कर लेगा और उसके अंदर का टेम्परेचर रात को भी रिमेनिंग द, वो जो नाइट टाइम आएगा आपका उसमें भी वो जो टेम्परेचर है वो आपका रिमेनिंग द सेम रहेगा। ठीक है, मतलब दिन में जिस हीट को उस पॉली हाउस ने ट्रैप किया था वो हायर टेम्परेचर उस क्रॉप को नाइट टाइम में जब एक्सेस कोल्ड होगी तो उस एक्सेस कोल्ड से प्लांट्स को बचाने के काम में आएगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से लाइट को ट्रैप करना जो है वो कहलाता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक कंसिडरेबल अमाउंट में अगर कोई बॉडी लाइट को ट्रैप करती है तो वो कहलाता है ग्रीन हाउस। और आप सभी को पता है, समझ आ गया कि जो अर्थ है वो भी एक सस्टेनेबल टेम्परेचर को अपने लिए ट्रैप करने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास यहाँ थिंग है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये आप थोड़ा समझिए कि ग्रीन हाउस में जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अपडेशन हो रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो रहा है, जो भी इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट हो रहा है, जो भी थर्मल पावर प्लांट एग्जॉस्ट हो रहा है, जिस भी फॉर्म में अगर कहीं पे फ्यूल जल रहा है तो फाइनली आप NO2 रिलीज कर रहे हो, SO2 रिलीज कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो। और ये जितनी भी गैसेज हैं ये फाइनली अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर रही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही हैं। मतलब आप ये समझिए कि अर्थ के पास ये नेचुरल कैरेक्टर है कि अर्थ को जितनी लाइट अपने लिए चाहिए उतनी लाइट अर्थ विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर ट्रैप कर रही है। अर्थ को किसी एडिशनल लाइट की नीड नहीं है या किसी एडिशनल टेम्परेचर की नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एडिशनली राइज कर रहा है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल का मतलब यहाँ पे अर्थ से है और वार्मिंग का मतलब गर्म होने से है। तो जो कंप्लीट अर्थ है वो धीरे धीरे गर्म होती जा रही है और जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री राइज कर गया है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जिनमें है ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, सीजन्स का अनइवन तरीके से आना, मतलब
जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो जब ग्लेशियर्स, आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, स्नो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे फ्लड जनरेट हो रही है। ग्लेशियर्स के पास जो एरियाज हैं वहाँ पे फ्लड बहुत तेज़ी से आ रही है। जब बहुत तेज़ी से वहाँ फ्लड्स आ रही हैं तो बहुत सारे जो लिविंग बीइंग हैं उनके हैबिटेट्स वहाँ से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जब उनके हैबिटेट्स वहाँ से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो अल्टीमेटली वो भी वहाँ से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ये तो हमें लॉस हो गया इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अर्थ का टेम्परेचर राइज होने से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लिविंग बीइंग हैं जो हायर टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, धीरे धीरे उनको इकोलॉजी छोड़नी पड़ रही है या वो यहाँ से वाइप आउट हो रहे हैं। ये भी एक हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो सीजन्स, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये जो सीजन्स हैं ये भी आजकल अनइवन होने लगे हैं। अनइवन का मतलब सिर्फ समर सीजन में आपको हॉट बहुत ज़्यादा मिलेगी, बाकी जितने भी सीजन्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं। मतलब समर सीजन एक तरीके से डोमिनेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको इंक्रीज करने में ग्रीन हाउस गैसेज का रोल है। मतलब वो गैसेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज से अराइज हो रही हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलेंगे। इसके मेन एग्जाम्पल हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, CH4 एंड H2S। ये आपको याद रखना पड़ेगा। CH4 मीथेन, इसके अलावा CO2, इसके अलावा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कुछ गैसेज हैं जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज की कैटेगरी में आ रही हैं, और जब इनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है तो फाइनली अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे बचने के काफ़ी सारे तरीके हैं। इससे बचने के काफ़ी सारे तरीके ये हैं कि आप LPG यूज़ करिए, CNG यूज़ करिए, आप व्हीकल्स को CNG पे स्विच करिए रेदर देन पेट्रोल एंड डीजल। आपके पास जो व्हीकल्स हैं उनको आप पेट्रोल डीजल पे रन करने के बजाय CNG पे रन करिए। काफ़ी सारे स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं, काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ की गवर्नमेंट्स ने ऐसा किया भी है। जैसे दिल्ली में जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेज हैं उनको CNG पे स्विच कर दिया गया है। जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो CNG पे रन करती हैं रेदर देन पेट्रोल डीजल। ठीक है, इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन बीइंग कर रहा है उस डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए और रिफॉरेस्टेशन किया जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए। प्लांटिंग द ट्रीज वहाँ अप्लाई हो, बहुत सारे पेड़ लगाए जाएं जिससे कि प्लांट CO2 को फिक्स कर सकें और इन टर्न वो हमारे को O2 प्रोड्यूस करके दे सकें, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकें, ग्रीन हाउस गैसेज के अमाउंट को हम कम कर सकें और हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। तो ये सब हमने अभी तक डिस्कशन किया है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है आज के टाइम की। एयर पॉल्यूशन की वजह से इकोलॉजी का बहुत बड़ा लॉस हम लोग कर रहे हैं, लिविंग बीइंग्स का बहुत बड़ा लॉस हम लोग कर रहे हैं, और ह्यूमन का जो ग्रीड है, ह्यूमन का जो लालच है, इंसान का जो लालच है वो अल्टीमेटली इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और बदले में इकोलॉजी कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी फॉर्म में उसका आउटपुट भी दे रही है। मतलब हमें काफ़ी सारे सीरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। क्लियर? अल्ट्रावायलेट रेज हमने देखा कि जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो आपकी ओजोन लेयर डैमेज कर रही है। ओजोन लेयर डैमेज हो रही है तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आ रही है। कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारे DNA में बहुत तेज़ी से वो म्यूटेशन लाती हैं। जब हमारा DNA म्यूटेट होता है तो कैंसर कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि आज काफ़ी सारे हमें पेशेंट मिलते हैं जिनको कैंसर होता है। यही रीज़न है जिसकी वजह से कैटरेक्ट की आई में प्रॉब्लम मिलती है, आई में कॉर्निया की प्रॉब्लम मिलती है, स्नो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम मिलती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें UV रेज के अटैक की वजह से मिलती हैं। तो अब तक हमने समझा कि एयर पॉल्यूशन बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और एयर पॉल्यूशन को जितना जल्दी हो सके हमें रिड्यूस करना चाहिए। यस बेटा, तो अब तक हमने बात कर ली है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन, व्हाट इज एयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय एयर पॉल्यूशन। ये हमने आपको समझा दिया है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग के या किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर के अगर नेचुरल स्टेट में आप किसी भी लेवल पे चेंज करते हैं तो वो पॉल्यूशन कहलाता है। अगर आप एयर के साथ ऐसा करते हैं तो एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉइल के साथ आप ऐसा करते हैं तो वो सॉइल पॉल्यूशन कहलाएगा।
अगर वाटर के साथ आप ऐसा करते हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम्स। अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है ड्यू टू द थर्मल पावर प्लांट एग्जॉस्ट, ड्यू टू द फैक्ट्रीज एग्जॉस्ट, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, ड्यू टू द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, उससे हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है और उसके और हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। एयर पॉल्यूशन की वजह से जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी वो होती है बेटा एक्चुअली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि बेटा हम जो ब्रीदिंग करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल करते हैं। जो आपका नॉस्ट्रिल है नोज, उससे आप एयर इनहेल करते हैं और वो एयर फाइनली आपके लंग्स तक रीच करती है और लंग्स तक रीच करने के बाद में वो वहाँ से एल्वोलाई उसको मतलब एक्चुअली एल्वोलाई जो है वो आपकी डिफ्यूजन प्रेशर से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करती है, एक्सचेंज करती है वहाँ पर, और वहाँ उस एल्वोलाई से वो ब्लड जो ऑक्सीजन है वो आपकी सप्लाई कर दी जाती है ब्लड वेसल्स को, और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो जो ऑक्सीजन है आपकी फाइनली रीच करती है सेल्स और टिश्यूज़ के पास, जहाँ पर फाइनली हमारी सेल्स और टिश्यूज़ उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इन टर्न बदले में वो आपको देंगी CO2, और वो CO2 टिश्यूज से ब्लड वेसल्स के द्वारा लाके एल्वोलाई को दी जाएगी और एल्वोलाई के थ्रू वो CO2 वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी। ये अपना मैकेनिज्म है। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी वो सबसे बड़ा कॉज है एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारे लिए इसलिए भी प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज एयर इज आवर लाइफलाइन, ऑक्सीजन इज आवर लाइफलाइन। Oxygen is a gas and air is a mixture of gases and all of you know very well कि oxygen is dissolved in the air. Clear? तो जब आपको ऑक्सीजन लेनी ही एयर से है और जब आपने एयर को ही पॉल्यूट कर दिया तो अल्टीमेटली आपने अपनी लाइफलाइन को ही क्या कर दिया? पॉल्यूट कर दिया। ये बात आप सभी को ढंग से समझ में आ गई होगी। और जब आप पॉल्यूटेड एयर में रेस्पायर करेंगे या ब्रीद करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन इनहेल होगी वो प्योर स्टेट में नहीं होगी, और जब वो प्योर स्टेट में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो आपके नेजल पैसाज को, नेजल कैविटी को, नेजल ट्रैक को, ट्रैकिया को, या फिर फाइनली लंग्स को या एल्वोलाई को कहीं ना कहीं वो आपके अटैक करेगी और आपको किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लाइक देन अस्थमा, लाइक देन ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करेंगे तो वो आपके लिए एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जब भी कोई फ्यूल इनकम्प्लीट कंबस्ट होता है या इनकम्प्लीटली जलता है तो वो फ्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की पॉइजनस गैस रिलीज करता है जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। दोबारा मैं एक बार आपको समझाता हूं। एक प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि जब आप सिगरी को अगर क्लोज रूम में जलाते हैं जहाँ सफिशिएंट अमाउंट में वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो जो कोल वहाँ जलेगा वो इनकम्प्लीटली बर्न होगा, और जब वो कोल इनकम्प्लीटली बर्न होगा तो ये तय है कि वहाँ पर CO2 रिलीज ना होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे ब्लड के साथ डिजोल्व होकर के और हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करेगी, और जब ये हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करेगी तो फाइनली हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन की जो मतलब सप्लाई है वो एडेक्वेट अमाउंट में नहीं होगी और हो सकता है कि वहाँ पर्सन की डेथ हो जाए। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक पॉइजनस गैस है, रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये मैंने आपको समझा भी दिया है और लिख भी दिया है। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स आप बर्न करेंगे तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकालेंगे, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स वो बनाएंगे और काफ़ी अमाउंट में वहाँ स्मोक भी निकलेगी। ठीक है, ओके। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्मोक। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एयर पोल्यूशन की वजह से कॉज होती है। तो स्मोक का मतलब ये है कि बेटा आपने विंटर्स में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, टेलीविजन्स में देखा होगा कि आज स्मोक की वजह से काफ़ी सारे व्हीकल्स आपस में टकरा गए। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्मोक होता क्या है। एक्चुअली बेटा जो स्मोक, धुआं, स्मोक जो रिलीज हो रहा है फ्रॉम द व्हीकल्स एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, फैक्ट्रीज एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, वो जो स्मोक है वो एनवायरनमेंट की वाटर वेपर के साथ जब कंबाइन कर जाता है तो एक नई चीज़ निकल के हमारे सामने आती है, उसको हम बोलते हैं स्मोग।
एक्चुअली ये क्या प्रॉब्लम है कि जो भी एनवायरमेंटल डस्ट पार्टिकल्स हैं, एनवायरमेंट की वाटर वेपर है, वो जनरली बेटा जब समर सीजन होता है तो समर सीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर सफिशिएंट ऊपर रहता है, और जब टेम्परेचर सफिशिएंट ऊपर रहता है तो वाटर वेपर का कंटेंट या वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में है वो लो होता है, मतलब कम पाया जाता है। बट जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में आप सभी को पता है कि टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो एनवायरमेंट में वाटर वेपर का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, जो हम फॉग की फॉर्म में देखते हैं, फॉग जिसको हम बोलते हैं FOG, फॉग। बट जब ये फॉग स्मोक के साथ कंबाइन हो जाता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा स्मोग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्मोग विल फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, और वहां आपको मिलेगा स्मोग। तो हाउ स्मोग इज हार्मफुल फॉर अस? सबसे बड़ा लॉस स्मोक का ये है कि इससे हमारी विजिबिलिटी रिड्यूस होती है, और विजिबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से कोई भी जो व्हीकल का ड्राइवर है वो अपने आगे चल रहे व्हीकल को देख नहीं पाता, और उसकी वजह से वहां पे सीरियस एक्सीडेंट के चांसेस रोड पे बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर स्मोक वाले एनवायरनमेंट में आप कंटिन्यूअसली रेस्पायर कर रहे हैं तो आपको अस्थमा, कफ और वीजिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज एक्चुअली पेट्रोलियम रिफाइनरीज। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में हमने डिस्कशन किया है कि दीज बोथ आर द फॉसिल फ्यूल्स, और इनको हमें ज़मीन के नीचे से निकाल करके रिफाइन करना होता है, प्रोसेस करना होता है। तो आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, और जब इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज में हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा, दैट टाइम दे विल प्रोड्यूस ए हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दीज बोथ आर द पॉल्यूटेंट गैसेज। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब पेट्रोलियम रिफाइनर से रिलीज होती हैं तो वो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हैं ये एक्चुअली वाटर के साथ या पहले वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके ये अपने आप को नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड जैसी हार्मफुल चीज़ों में कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद ये एनवायरमेंटल रेन, ये जो आपकी रेन आती है उस रेन के वाटर के साथ कंबाइन करके एसिड रेन फॉर्म करती हैं, और फिर वो एसिड रेन जहाँ भी अर्थ पे गिरती है, किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे गिरती है, किसी क्रॉप फील्ड पे गिरती है या किसी भी लिविंग बीइंग पे गिरती है, तो उसको वो एसिड रेन काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है क्योंकि उस वाटर की एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम एक सीरियस प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आप सभी ने अपने प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत ही डेंजर हमारे लिए कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीनों पाए जाते हैं। और पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कहाँ से होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरली यूज्ड होता है जो हमारे एयर कंडीशनर होते हैं, जो हमारे एरोसोल स्प्रेज होते हैं और जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होती है आपकी एक तो एसीज में, एक आपके एरोसोल स्प्रेज में और एक आपके रेफ्रिजरेटर्स में। जब भी आप इन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं या कोई एरोसोल स्प्रे आप यूज़ करते हैं तो उसमें से आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे लिए क्यों हार्मफुल है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्चुअली डैमेज द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। आप सभी ने पीछे की क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ओजोनोस्फीयर नाम से हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और वो ओजोनोस्फीयर जो है वो ओजोन से बना हुआ है, और जो ओजोन है उसका फॉर्मूला O3 है। फ्री जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है उससे हैवी ऑक्सीजन होती है वो, उसको फॉर्मूला होता है उसका O3। और ये जो ओजोन लेयर है ये सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को वहीं रोकती है और उससे अर्थ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बट पिछले कुछ टाइम से ओजोन में होल हो चुका है, और वो होल ड्यू टू द कंटिन्यूस रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो कंटिन्यूसली जो होल है वो बड़ा होता जा रहा है। और इस होल के बड़े होने से हमें क्या लॉस है कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डैमेज करेगा तो ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोक नहीं पाएंगी और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आपकी अर्थ तक रीच करेंगी। जब वो अर्थ तक रीच करेंगी तो फाइनली वो कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग्स की बॉडी को अटैक करेंगी। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमारे को स्नो ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम हो सकती है। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमारे को
कॉर्निया कैंसर भी हो सकता है, आई का कैंसर भी हो सकता है, आई की सीरियस प्रॉब्लम्स हमारे को हो सकती हैं। ये अल्ट्रावायलेट रे जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे गिरेगी या अर्थ पे किसी क्रॉप फील्ड पे गिरेगी तो फाइनली ये उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी। क्लियर? ओके। इसके बाद हम चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपके चैप्टर में दी हुई है अबाउट द ताजमहल। आप सभी ने ताजमहल का नाम तो सुना ही होगा, कुछ बच्चे गए भी होंगे। तो ये देखा गया है स्टडीज में कि पिछले कुछ सालों में 10 ईयर, 5 ईयर, 20 ईयर्स में ताजमहल का जो मार्बल का कलर है वो वाइट के बजाय लिटिल बिट येलो कन्वर्ट हो रहा है। मतलब वो वाइटिश से येलोइश कलर में लिटिल वो कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का हम रीज़न समझते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ताजमहल है उसके आसपास काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे एस्टेब्लिश हैं। जैसे वहाँ पर मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, काफ़ी सारे लेदर प्रोसेसिंग प्लांट हैं, काफ़ी सारी, इसके अलावा वहाँ पे रबर प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। तो जो भी वहाँ पे रबर प्रोसेसिंग प्लांट है, लेदर प्रोसेसिंग प्लांट है, इसके अलावा जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, इन सभी से हाई अमाउंट में स्मोक वहाँ पे रिलीज हो रहा है। उस स्मोक में काफ़ी हाई अमाउंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे रिलीज हो रही है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो NO2 और SO2 रिलीज हो रही है वो एटमॉस्फेयर की पहले तो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेंगी, उसके बाद वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाएगी। ठीक है, दोबारा देखिए, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट की वाटर वेपर के साथ जब कंबाइन करेगी तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड बनाएगी। ठीक है, और जब ये जो ऊपर से रेन आएगी फ्रॉम द क्लाउड्स, जब क्लाउड्स आपके रेन की फॉर्म में नीचे आएंगे तो उस रेन के साथ जब ये एटमॉस्फेरिक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कंबाइन होगा तो फाइनली वहां पे फॉर्मेशन होगा एसिड रेन का। एसिड रेन आपने कभी पढ़ा होगा कि एसिड रेन काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। फिर ये एसिड रेन जब ताजमहल के मार्बल पे गिरती है या किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे एसिड रेन गिरती है तो ये उसके डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर ये एसिड रेन किसी क्रॉप फील्ड पे गिरती है उसको भी डिस्ट्रॉय करती है, अगर किसी सॉइल पे गिरती है, अर्थ पे आएगी फाइनली, तो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ताजमहल की केस स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। ये बात पता चली है कि वहाँ पे जो भी रिफाइनरीज हैं या जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाली हार्मफुल गैसेज ताजमहल के डीकलरेशन के लिए या ताजमहल की चमक, शाइन के डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट सेफ्टी मेजर्स आर अप्लाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू टेक केयर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, कि ये जो ताजमहल का डीकलरेशन हो रहा है या जो उसकी ब्यूटी में कमी आ रही है उसको बचाने के लिए क्या हमारी गवर्नमेंट्स ने कुछ किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तो देखिए, वहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट ने कंसिडर किए हैं या अप्लाई किए हैं कि इन सेफ्टी मेजर्स का वहाँ पे लोग यूज़ करेंगे ताकि हम ताजमहल की ब्यूटी को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बनाए रख सकें। तो देखिए, नंबर 1 कि वहाँ पे LPG एज ए फ्यूल यूज़ हो रही है, या मतलब उसके सराउंडिंग में जो है आप LPG व्हीकल्स आपको मिलेंगे, या गवर्नमेंट ने ये अप्लाई किया है कि यहाँ जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो पोल्यूटेड पेट्रोल से ना चल के या तो आप उनको LPG पे रन करवाइए या फिर वहाँ पे आप CNG का यूज़ करवाइए, और अगर आप वहाँ पे पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अनलीडेड पेट्रोल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ऐसे समझिए कि पेट्रोल में हम काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करते हैं जिनमें लेड एक स्पेशल एलिमेंट है। तो हमने कंप्लीट कर लिया एयर पोल्यूशन। एक बार हम ये देख लेते हैं कि हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए किन किन स्टेप्स पे काम कर सकते हैं। तो देखिए, स्विच व्हीकल्स ऑन CNG। अभी हमने रिसेंटली बात किया कि हम व्हीकल्स को पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में CNG पे स्विच करें ताकि हमारा एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो सके। वाई CNG इज बेटर देन पेट्रोल एंड डीजल, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो हमने चैप्टर पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम, वहाँ आपको बता दिया था कि CNG चीपर होता है, क्लीनर फ्यूल होता है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज नहीं करता जब जलता है। तो ऐसी काफ़ी सारी CNG में बेटर थिंग्स हैं। नंबर 2, अनलीडेड पेट्रोल को हम व्हीकल्स में यूज़ करें ताकि व्हीकल्स पोल्यूशन कम जनरेट करें।
नंबर 3, से नो टू क्रैकर्स। ये स्पेशली बच्चों के लिए है कि क्रैकर्स को हम या तो उनका यूज़ रिड्यूस करें और या हो सके तो हम उनको ना कहें। हम क्रैकिंग जो हमारा प्रोसेस है, जो भी हम फेस्टिवल्स पे या जो भी हम हैप्पीनेस को शो ऑफ करने के लिए हम क्रैकर्स चलाते हैं, उनको हम अमाउंट रिड्यूस करें या हम हो सके तो उनको ना कहें, क्योंकि जब भी क्रैकर्स बर्न्स होते हैं तो उनके अंदर काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेज एनवायरनमेंट के अंदर डिजोल्व होती हैं। नंबर 4, मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एयर रेगुलरली। ये एक गवर्नमेंट लेवल पे स्टेप है जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि एयर के लेवल को गवर्नमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन का लेवल कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसके अलावा ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम क्यों ना पेट्रोल डीजल को स्विच करके हम ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज पे चले जाएं जिससे हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस भी खत्म हो जाए और हमारा पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो जाए। जैसे आप सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी पे जा सकते हैं, आप हाइड्रो सोर्स ऑफ एनर्जी पर जा सकते हैं, मतलब वाटर से भी आप एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं, और आप विंड से भी एनर्जी बना सकते हैं। आपने विंड एनर्जी का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना। विंड मिल्स होती हैं, विंड मिल्स को चला करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वाटर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। काफ़ी सारे डैम्स हैं इंडिया में, उन डैम्स पर हमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के सिस्टम्स जनरेट कर रखे हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा यहाँ टॉपिक है वन महोत्सव। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि वन महोत्सव आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे जनरली हमारी कंट्री में जुलाई मंथ में वन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द वेरियस एरियाज ऑफ आवर कंट्री। वन महोत्सव में क्या होता है कि स्कूल्स में, नेबरहुड में, सोसाइटी में, पार्क्स में काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, और इसके साथ ही हम हर साल लाखों प्लांट्स इम्प्लांट करने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि जो प्लांट्स हमने लगाए उन प्लांट्स का हम रेगुलरली हम उनको मॉनिटर करें, उनको बड़ा करें, और हमें चाहिए कि हम उसको केयर करें ताकि वो प्लांट लंबे टाइम तक हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन। क्लियर। अब हम मूव करते हैं चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे, जो है कि वाटर पोल्यूशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप किसी भी नेचुरल थिंग के नेचुरल स्टेट में अगर बदलाव करते हैं, चेंज लाते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है पॉल्यूशन। एयर के साथ आपने ऐसा किया तो वो चीज़ एयर पोल्यूशन कहलाई। अगर आप वाटर के साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो चीज़ वाटर पोल्यूशन कहलाएगी। काफ़ी कॉमन और काफ़ी फेमिलियर टॉपिक है, आप सभी समझते हैं वाटर पोल्यूशन क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं या कोई व्हीकल धोते हैं या कोई हम क्लॉथ्स को वॉश करते हैं, तो जो वेस्ट वाटर हम रिलीज़ करते हैं थ्रू द ड्रेन्स, या जो भी हमारा जो वॉशरूम होता है उस वॉशरूम से जो गंदा पानी निकल रहा है, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, वो वेस्ट वाटर अगर कहीं जाके वाटर बॉडी में मिक्स हो रहा है तो वो वाटर पोल्यूट करेगा। अगर कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट किसी लिक्विड फॉर्म में किसी फैक्ट्री से निकल रहा है या इंडस्ट्री से निकल रहा है, और अगर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट किसी रिवर में छोड़ा जा रहा है, किसी लेक में छोड़ा जा रहा है, किसी पॉन्ड में छोड़ा जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो भी क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन करेगा। अगर आपने सॉइल में एक्सेस अमाउंट में वीडिसाइड्स डाला है, फंगिसाइड्स डाला है, हर्बिसाइड्स डाला है, और आपने विदाउट एब्जॉर्बिंग द सॉइल उसके अंदर अगर वाटर फ्लो कर दिया, तो वो भी वहाँ पे अल्टीमेटली सॉइल के साथ साथ वाटर को भी पोल्यूट करेगा। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिससे हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, या जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो वाटर को पोल्यूट कर रही हैं। ठीक है। अगर वाटर एक ही जगह पे काफ़ी टाइम तक स्टैगनेंट है, भरा हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन का ही रीज़न बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे माइक्रोब्स, काफ़ी सारी वैरायटी वहाँ पे डेवलप हो रही है लिविंग बींग्स की, और वो उस पानी को धीरे धीरे गंदा कर रही है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर कहीं पे एल्गल ब्लूम हो रहा है, मान लीजिए कि एल्गी ने पूरे वाटर को कवर कर लिया। एल्गी देखी होगी आपने ओशियंस में, रिवर्स में, जो एल्गी होती है ब्लू ग्रीन कलर की, वो कंप्लीट वाटर बॉडी को कवर कर लेती है, जिससे कि वहाँ रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का जो सर्वाइवल है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वो भी एक तरीके से वाटर पोल्यूशन है। मतलब वाटर का नेचुरल स्टेट अगर आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली काय में कंसिडर होगा, वाटर पोल्यूशन में। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक सीवेज, जैसे अगर आप सीवेज, जो भी हमारे बड़े सिटीज़ के अंदर सीवेज की लाइन होती है, उस सीवेज की लाइन को अगर आप ले जाके ऐसे कैसे किसी वाटर बॉडी में विदाउट ट्रीटमेंट के अगर आप डाल देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, वो भी अपने आप में वाटर पोल्यूशन को लेड कर रहा है। तो देखिए, हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट, सोप वेस्ट, इंडस्ट्रियल लिक्विड मिक्स विद वाटर, वाटर बिकम पॉल्यूटेड।
ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर आप वाटर बॉडी में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। क्लियर। वही सेम थिंग लाइक देन एयर पोल्यूशन, जो चीज़ें एयर को पॉल्यूट कर रही थी वो एयर पॉल्यूटेंट कहला रही थी, उसी तरीके से जो भी सब्सटेंस वाटर को पॉल्यूट कर रहा है वो वाटर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आपने कोई हार्मफुल मेटल अगर वाटर में मिक्स किया है, हार्मफुल एलिमेंट आपने वाटर में मिक्स किया है, तो वो अपने आप में वाटर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में कंसिडर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी हम एक केस स्टडी करेंगे इस बात को समझने के लिए, जैसे हमने एयर पॉल्यूशन में केस स्टडी करी अबाउट द ताजमहल, उसी तरीके से हम वाटर पॉल्यूशन को समझने के लिए हमारी जो कंट्री की हॉली रिवर है गंगा, उस गंगा रिवर की हम यहाँ केस स्टडी की बात करेंगे। आप सभी बच्चों ने सुना होगा कि गंगा इज द मोस्ट हॉली रिवर इन आवर कंट्री। गंगा को बहुत ही पवित्र नदियों में से एक हमारे देश में माना जाता है, और जितने भी हमारे स्पिरिचुअल वैल्यू के जितने भी काम हैं उनसे गंगा का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो आपको ये जान करके बहुत शौक लगेगा कि जो गंगा काफ़ी पवित्र, बहुत ज़्यादा हॉली रिवर उसको माना जाता था, वो गंगा रिवर आज पूरे वर्ल्ड की 10 एंडेंजर्ड रिवर्स में आती है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जो रिवर गंगा है वो रिवर गंगा पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ ईयर्स से वर्ल्ड्स 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर में शामिल है। आपको सुनकर के हो सकता है काफ़ी बुरा लगे, बट इट्स ट्रुथ, ये सच है, इट इज़ ट्रू कि जो गंगा है उसको इतना पॉल्यूट कर दिया गया है बाय द इंडस्ट्रियल वेस्ट। वो क्यों हुआ ये सब अभी हम आपको बताएंगे कि गंगा इतनी ज़्यादा पॉल्यूट क्यों हुई। इसको इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया गया है कि पूरी दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा जो एंडेंजर्ड रिवर्स हैं उनमें गंगा का नाम आता है। गंगा को डेड रिवर की भी संज्ञा दी गई है, डेड रिवर के नाम से भी गंगा को जाना जाने लगा है। वो इसलिए जाना जाने लगा है क्योंकि बेटा गंगा में इतना पॉल्यूशन हो गया है, गंगा रिवर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि वहाँ रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एक्वेटिक लाइफ गंगा रिवर में है उसका सर्वाइवल वहाँ पे धीरे धीरे इम्पॉसिबल होता जा रहा है, बहुत हार्ड होता जा रहा है, क्योंकि आपने वाटर का पॉल्यूशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। ह्यूमन बीइंग ने अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से गंगा रिवर का जो पॉल्यूशन पोटेंशियल है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, और गंगा को हम डेड रिवर के नाम से भी जानने लगे हैं, बिकॉज द वाटर ऑफ गंगा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन दैट रिवर। ठीक है, जो भी उस रिवर में आपके पास एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट है, उस एक्वेटिक लाइफ को वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं किया जा रहा, वो एक्वेटिक लाइफ वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पा रही। दैट्स वाई द गंगा रिवर नाउ नोन एज द डेड रिवर। अकॉर्डिंग टू सर्वे, गंगा को 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। इसके कारण क्या है तो देखिए, गंगा एक काफ़ी लंबी नदी है और गंगा का काफ़ी सारा एरिया यूपी से फ्लो होता है, उत्तर प्रदेश से फ्लो होता है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है कानपुर। आपको जान करके काफ़ी आपको अलग लगेगा कि जो कानपुर है उस कानपुर में अकेले में लगभग 5000 इंडस्ट्रीज़ हैं। जो कानपुर सिटी है उस कानपुर सिटी के बीच से गंगा का काफ़ी हिस्सा फ्लो करता है, और काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेच जो रिवर का है वो कानपुर में से कवर होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है कि लार्ज स्ट्रेच, देखो यार, कानपुर इज मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ रिवर, मतलब इस पूरी रिवर की जितनी भी लेंथ है उस लेंथ में सबसे ज़्यादा अगर पोल्यूटेड रिवर किसी जगह पे पाई जाती है तो वो है अराउंड कानपुर। ठीक है, कानपुर के आसपास जो एरिया है रिवर का वो मैक्सिमम पोल्यूटेड माना जाता है। कारण ये है उसका कि जो कानपुर है उसमें लगभग 5000 इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर, जिसमें आपको वेरियस टाइप ऑफ ऑयल रिफाइनरीज मिलेगी, पेपर फैक्ट्रीज मिलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिलेगी, शुगर मिल्स मिलेगी, केमिकल फैक्ट्रीज मिलेगी। ऐसी वहाँ पे काफ़ी सारी लेदर प्रोसेसिंग प्लांट, अभी हमने थोड़ी देर पहले वहाँ बात की थी। तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं, जैसे लेदर प्रोसेसिंग प्लांट से ज़रूरी नहीं है कि आपकी एयर ही पोल्यूट हो, थर्मल पावर प्लांट से ज़रूरी नहीं है कि आपकी एयर ही पोल्यूट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़रूरी नहीं है कि आपकी एयर ही पोल्यूट हो।
किसी ना किसी फॉर्म में आप वहाँ से लिक्विड भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, और अगर वो लिक्विड आप किसी नियर बाई रिवर में फ्लो कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप वहाँ वाटर पोल्यूशन भी कर रहे हैं। फाइन। तो ये जो जितने भी कानपुर के सराउंडिंग में जितने भी आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट वाटर है वो वेस्ट वाटर गंगा में फ़्लो किया जाता है, और इस वेस्ट वाटर को गंगा में फ़्लो करने की वजह से गंगा का पॉल्यूशन पोटेंशियल कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी का जो गार्बेज है, वहाँ रहने वाले जो भी लोकल पीपल्स हैं उनके द्वारा जो गार्बेज है वो उसमें डाला जा रहा है। वहाँ जो सीवेज ट्रीटमेंट, वो जो सीवेज वहाँ से जनरेट हो रहा है उसको भी अनट्रीटेड कंडीशन में गंगा में फ्लो किया जा रहा है। वहाँ जो भी डेड बॉडीज़ हैं उन डेड बॉडीज़ को भी गंगा में डाला जा रहा है। तो दीज ऑल आर द रीजन्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द गंगा रिवर पोल्यूट। ठीक है, ये सभी वो रीज़न है, ये सभी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी वजह से गंगा का पॉल्यूशन पोटेंशियल राइज हो रहा है। और इस केस स्टडी का एग्जाम्पल आपको यहाँ इसलिए दिया गया है कि आप सोचिए बिफोर 30, 40, 50 ईयर्स जो रिवर काफ़ी ज़्यादा साफ़ हुआ करती थी, जो काफ़ी ज़्यादा हॉली जिसको माना जाता था, आज वहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है। और उसका सिर्फ और सिर्फ जो रीज़न है वो है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन जो है, इंसान जो है, उसकी वजह से रिवर इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है कि ये 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर में इसको कंसिडर किया जाने लगा है, डेड रिवर इसको माना जाने लगा है। क्लियर? अब इससे क्या क्या लॉसेस होंगे ये आपको पहले से भी आइडिया होगा, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जब कोई रिवर पॉल्यूट होगी तो वहाँ पे एल्गी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ करेगी। एल्गी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ करेगी तो एक तरीके से वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाएगा, या तो वहाँ ये प्रॉब्लम होगी। और अगर एल्गी किसी कंडीशन में वहाँ से डिस्ट्रॉय हो रही है तो आपको इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब एल्गी वहाँ नहीं रहेगी तो वहाँ पे फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, एल्गी काफ़ी अमाउंट में ग्लूकोज बनाती है, फूड प्रिपेयर करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर एल्गी फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगी तो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं हर्बीवोरस टाइप के, उनको फूड नहीं मिल पाएगा और वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एक वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अगर कहीं पे आपने वाटर बॉडी को पॉल्यूशन से पूरी तरीके से कवर कर दिया तो वहाँ जो रहने वाली एक्वेटिक लाइफ है, जो वाटर बॉर्न ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर बॉडी में रह रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल वहाँ पर फिशेज का, क्रोकोडाइल का, इनका जो है वो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो धीरे धीरे मरने लगेंगे और आपका जो वहाँ पे एनिमल कंसंट्रेशन है, लिविंग बीइंग कंसंट्रेशन है, वो डिक्रीज होने लगेगा। और भी आपको वाटर बॉर्न डिजीजेज फेस करनी पड़ सकती है। पानी जब पॉल्यूट होता है तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, अपन ने चैप्टर माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि माइक्रोब्स जो हैं वो अगर वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं तो वहाँ से आपको वाटर बॉर्न डिजीजेज फेस करनी पड़ती है, लाइक देन कोलेरा, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक यहाँ बचता है कि जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं सराउंडिंग द कानपुर, जो भी कानपुर सिटी के चारों तरफ आपको केमिकल फैक्ट्रीज मिलेंगी, वहाँ से जैसे आर्सेनिक है, लेड है, फ्लोराइड है, इस तरीके के आपको हार्मफुल केमिकल्स वहाँ रिलीज होते हुए दिखेंगे, मिलेंगे। और जब ये हार्मफुल केमिकल्स आप वाटर में डिस्चार्ज करोगे तो वाटर को तो वो काफ़ी हाई पोटेंशियल पे पॉल्यूट करेंगे, और जब ये किसी लिविंग बीइंग की बॉडी के कांटेक्ट में जाएंगे तो अल्टीमेटली उसकी डेथ का रीज़न भी बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल वाटर। केस स्टडी हमारी खत्म होती है और केस स्टडी का रिजल्ट हम ये पाते हैं कि हमें एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके वाटर बॉडीज को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जितना कम हो सके वहाँ पे हमें पॉल्यूशन क्रिएट करना चाहिए, अदरवाइज इकोलॉजी काफ़ी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इकोलॉजी काफ़ी तेज़ी से इम्बैलेंस हो भी रही है। ठीक है, पोर्टेबल वाटर यू नो वेरी वेल कि द वाटर विच इज़ यूज टू ड्रिंक या द वाटर दैट इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंक, ऐसा वाटर जो पीने लायक हो, जिसको पिया जा सके, उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। आप सभी को ये भी पता है कि इस अर्थ पर 2/3 जो एरिया है वो वाटर ने कवर कर रखा है, बट द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर इज वेरी लेस। अराउंड 2 to 3% वाटर इज ओनली पोर्टेबल। इस अर्थ पर जितना भी वाटर बॉडीज में वाटर अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 2 से 3% वाटर पोर्टेबल वाटर की कैटेगरी में आता है। बचा हुआ जो 97% वाटर है वो पोर्टेबल वाटर की कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरी बात, जो 2 से 3% पोर्टेबल वाटर अवेलेबल है
उसको भी ह्यूमन बीइंग अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेता है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे बाथिंग, जैसे वॉशिंग द क्लोथ्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उस सभी में हम पोर्टेबल वाटर ही तो यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई फार्मर ट्यूबवेल से वाटर खींच करके अगर अपनी क्रॉप में डाल रहा है तो अल्टीमेटली वो वाटर था तो पोर्टेबल ही ना। लेकिन जब उसने उस पोर्टेबल वाटर का यूज़ कर लिया तो एक तरीके से आपके ड्रिंकिंग वाटर की जो अमाउंट है वो और भी ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। पहली बात तो जो ओवरऑल वाटर अवेलेबल है इस अर्थ पर वो 2/3 लैंड एरिया पर है, सफिशिएंट, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, बट वो पोर्टेबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है वो सैलिन वाटर है, मेरीन वाटर है, काफ़ी ज़्यादा एक्सेस सॉल्टी वाटर है जिसको कि आप पीने के यूज़ में नहीं ले सकते। सिर्फ 2 से 3% वाटर पोर्टेबल वाटर की फॉर्म में है। और पोर्टेबल वाटर कहाँ कहाँ अवेलेबल है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। पोर्टेबल वाटर मिलेगा या तो आपको अंडरग्राउंड फॉर्म में जो ज़मीन के नीचे से आता है, या जो जब रेन आती है तो वो जो रेन का वाटर अर्थ पे आके गिरता है, लैंड पे आके गिरता है, तो वो वहाँ से सीप होकर के नीचे जाके ग्राउंड टेबल की फॉर्म में या ग्राउंड वाटर टेबल की फॉर्म में जमा हो जाता है। या फिर पोर्टेबल वाटर आपको मिलेगा ग्लेशियर्स की फॉर्म में, जो आइस स्नो कैप्स हैं वहाँ से जो वाटर मेल्ट होके आ रहा है, पिघल पिघल के आ रहा है, वो जो पानी है वो पोर्टेबल वाटर है। इस तरीके से हमने देखा कि पोर्टेबल वाटर का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है। फिर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पोर्टेबल वाटर का काफ़ी बड़ा हिस्सा ह्यूमन बीइंग अपने दूसरे कंजप्शन में लगा देता है। जैसे एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इसका यूटिलाइजेशन है। एग्रीकल्चर अगर आप नहीं करेंगे तो इंसान कुछ खा नहीं पाएगा। तो समझने की बात है कि वाटर इज ए वेरी प्रेशियस रिसोर्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। जिस अर्थ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उनमें वाटर को कैटेगराइज किया जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर एंड ट्राई टू नॉट पॉल्यूटेड दैम। ठीक है, जितना हो सके वाटर को पॉल्यूट होने से बचाइए और वाटर को बचाइए। उसके यूज़ को आप रिड्यूस करिए, पॉसिबल है तो रीयूज़ करिए, और या फिर उसको आप रिसाइकल करिए। ठीक है, ये 3R जो हैं, इस 3R का यूज़ करके हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और हम वाटर को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ चला सकते हैं। आपने सुना पढ़ा होगा कि इंडिया के काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं, या इस दुनिया के ऐसे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, काफ़ी महंगा वहाँ पानी मिलता है। आपको जान करके काफ़ी शौक लगेगा कि 25% पॉपुलेशन जो इस दुनिया की है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। देखिए आप, 25% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर सर्वाइव करती है। मतलब उन लोगों को साफ या सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। वो उनको या तो परचेज करना पड़ता है या फिर उनको कहीं ना कहीं किसी पॉल्यूटेड फॉर्म में वाटर को यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो कि आने वाले टाइम में ये परसेंटेज बढ़े और कहीं ना कहीं हमारा और आपका नंबर भी उस परसेंटेज में इंक्लूड हो जाए। तो प्लीज़ ट्राई टू सेव द वाटर, स्पेशली सेव द पोर्टेबल वाटर। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल विद 3 R's। आप रिड्यूस करिए, रीयूज़ करिए, रिसाइकल करिए, जितना हो सके वाटर का यूज़ कम करिए। बेवजह वाटर को फ्लो मत करिए। अगर आपको कोई व्हीकल धोना है मान लीजिए, तो आप उसको पाइप से वाटर फ्लो करने के बजाय बकेट का यूज़ करिए। आपको अगर खुद को बाथ लेना है तो शॉवर की बजाय आप बकेट का यूज़ करिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें वाटर का यूज़ हो रहा है तो ट्राई करिए कि वो लेस अमाउंट ऑफ वाटर में कंप्लीट हो सके और आप वाटर को कम से कम यूज़ करें। ठीक है, जहाँ नेसेसरी है वहाँ तो आप करेंगे ही, बट ऐसा कोशिश करिए कि बेवजह हम वाटर को खराब ना करें, बेवजह वाटर को वेस्ट ना किया जाए, और पॉल्यूशन जितना कम हो सके वाटर का उतना कम करें। क्योंकि जब आप वाटर को पॉल्यूट कर देंगे तो फिर वो वाटर आपके काम का नहीं बचेगा। तो जितना कम हो सके वाटर को पॉल्यूट करें, जितना कम हो सके वाटर को यूज करें, और जितना ज्यादा हो सके वाटर को बचाएं। ठीक है, बिकॉज एयर इज एक्चुअली अनलिमिटेड इन नेचर। वाटर भी वैसे तो अनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स में कैटेगराइज होता है, बट जो पोर्टेबल वाटर है वो बेटा हमारे पास काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। अपन ने नेचुरल रिसोर्सेज का जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे अपन ने एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल के बीच में डिफरेंस पढ़ा था कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के कंजप्शन से ख़त्म होते हैं, और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के कंजप्शन से ख़त्म नहीं होते। जैसे सनलाइट,
जैसे सॉयल, जैसे टेम्परेचर, जैसे एयर, जैसे वाटर। तो आप नोटिस करना कि वहाँ वाटर भी इनएग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में था, और वाटर इनएग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में भी ही आएगा, बट द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर इज वेरी लेस। वाटर का अमाउंट तो काफी ज्यादा है इस अर्थ पर, बट वो वाटर हमारी यूटिलाइजेशन का नहीं है। तो जो पोर्टेबल वाटर का अमाउंट है वो काफी कम है, इसलिए हमें पोर्टेबल वाटर का यूज काफी सेफली, केयरफुली करना है, ताकि हम वाटर को आने वाली जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रख सकें। तो ये था आपका वाटर पॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या रीजंस हैं, किस तरीके से वाटर पॉल्यूट होता है। एक हमने वहाँ पे बहुत अच्छी केस स्टडी करी गंगा रिवर पे। हमने देखा कि गंगा किस तरीके से धीरे 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 इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो गई कि उसको डेड रिवर कहा जाने लगा। 10 मोस्ट डेंजरस एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड में गंगा को कंसिडर किया जाने लगा। रीजंस हमने देखे। मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच मैंने आपको बताया, कानपुर इन यूपी। रीजन बिहाइंड देम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अराउंड 5000 इंडस्ट्रीज एट देयर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर क्या होता है ये सब हमने पढ़ा। हाउ कैन वी प्रिजर्व द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, हाउ कैन वी रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन। इसके अलावा हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी देखा कि इस दुनिया की 25% जो पॉपुलेशन है वो विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर सर्वाइव कर रही है। तो इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि वाटर का जो स्टेटस है, वो पोर्टेबल वाटर का जो स्टेटस है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। आपको, हमें और हमारी सोसाइटी को मिलकर के वाटर को बचाना है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।